चैनल। और ये जो वीडियो है वो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है, जिसमें आज हम फिफ्थ चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और 2 ही टॉपिक हैं इसके अंदर, और उन दोनों टॉपिक्स को हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर जिन भी बच्चों को ये नोट्स डाउनलोड करने हैं इसका पीडीएफ, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ चैप्टर को, जिसमें फर्स्ट टॉपिक का नाम है इंडियाज़ रोल इन चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। तो देखो, सबसे पहले तो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ऑर्डर होता क्या है। इंटरनेशनल ऑर्डर आप बहुत ईज़िली आप ये समझ सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्डर का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू कंट्रीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करती हैं, ट्रेड करती हैं, या सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो करती हैं। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल स्फीयर में अपनी किस तरीके की भागीदारी यानी अपना जो पार्टिसिपेशन है उसको बेसिकली अश्योर करती हैं, उसको ही हम इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। जैसे पहले टाइम पे आप ये देखोगे कि जो पूरी इंटरनेशनल सिस्टम था या पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर था, उसमें किसका डोमिनेशन था? यूएस और जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनका। लेकिन आप देख रहे हो कि अब जो है वो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं, कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, जो बहुत तेज़ी से क्या है, ग्रोथ कर रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही हैं, जो बहुत तेज़ी से क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये इमर्जिंग कंट्रीज़ है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनका इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि अब विश्व जो 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या है, यूनिपोलर पूरा वर्ल्ड सिस्टम बन गया था। अब जो वर्ल्ड सिस्टम है वो मल्टीपोलर की ओर इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी जो पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। पूरा जो विश्व का समीकरण है, ये पूरी जो वर्ल्ड की इक्वेशन है ना, वही चेंज हो गई है। क्योंकि कई सारे देश हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपना ग्रोथ कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप ही देखोगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनका जो इन्फ्लुएंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो होता है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ग्लोबल पावर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। आप देखोगे कि एक टाइम पे वेस्टर्न पावर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कई सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का राइज हो रहा है, कई सारी ऐसे रीजनल एक्टर्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जो इन सारे जो भी पहले समय का जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भाई इंडिया के स्पेसिफिकली कि इंडिया का क्या रोल है, या इंडिया इज चेंजिंग जो ग्लोबल ऑर्डर है या ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव एक्टर के रूप में जो है वो उभरा है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि इंडिया का क्या इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंडिया का क्या रोल है, और इंडिया कैसे-कैसे ग्रोथ कर रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर हो, डिप्लोमेसी को लेकर है, इकोनॉमी को लेकर है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम यही समझते हैं कि इंडिया का रोल जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे पहला है राइजिंग ग्लोबल पावर। आप देखोगे कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से क्या है, एक ग्लोबल पावर के रूप में सामने आ रहा है। ग्लोबल पावर मतलब एक ऐसी शक्ति किसी देश की जिसकी बेसिस पे वो सिक्योरिटी, इकोनॉमी या हर तरीके से आप कह लो, डिफेंस कह लो, हर सेक्टर को क्या है प्रभावित कर रहा है, यानी उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि आप देखो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी इंडिया में है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंडिया की काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। यही रीज़न है कि ग्लोबल एक्टर जो है वो इंडिया को कंसिडर किया जा रहा है। दूसरा, प्रेगमेटिक फॉरेन पॉलिसी। आप देखो कि पहले टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पर जो है वो बेस्ड थी, नाम इंडिया ने बनाया था, लेकिन उस टाइम की जो फॉरेन पॉलिसी वो काफ़ी ज़्यादा मोरल और एथिकल थी। लेकिन अब जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी प्रैग्मेटिक है और नेशनल इंटरेस्ट पर जो है वो बेस्ड है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि भाई अब हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई एथिकल या मोरल वैल्यूज़ पर बेस्ड नहीं है, बल्कि हम एक प्रैक्टिकल जो डिसीजन है वो लेते हैं, यानी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, और जो नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। आप सबको पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो, उसकी जो पोजीशन है ज्योग्राफिकल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन जो ओशन है और इंडो पैसिफिक रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो है वो रीजन है पूरे ग्लोबल अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आप देखोगे कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना वो बेसिकली क्या है, इंडिया है। और इंडिया कई सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लाइक रूल ऑफ लॉ और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को जो है वो क्या है, प्रमोट करता है। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये जो कंसर्न्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल डिस्कशन का पॉइंट बन चुके हैं। इस तरीके से अगर आप इंडिया की एक प्रैग्मेटिक अप्रोच आप देखना चाहोगे कि इंडिया किस तरीके से प्रैग्मेटिक अप्रोच का यूज़ करता है, तो
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप देखोगे कि इंडिया जो है ना वो यूएस के साथ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कर रहा है, रशिया के साथ जो है वो डिफेंस रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है, और जो मिडल ईस्ट है उसके साथ एनर्जी कोऑपरेशन कर रहा है। यानी कि ओवरऑल इंडिया किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का दोस्त नहीं है। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका नेशनल इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया अपने रिलेशंस को मेंटेन करता है। यानी अब हम एथिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे हैं, ये हमारा दोस्त है तो इसी को दोस्त मान लिया और किसी कंट्रीज़ की तरफ नहीं देखा। यानी बिल्कुल मोरल वैल्यूज़ पर अब हम बात नहीं कर रहे, बल्कि प्रैक्टिकली हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑलरेडी आप जानते हो, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी अच्छे से डिस्कस करी थी। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो बेसिकली इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है ना उसको कनेक्ट करता है। तो ये ट्रेड के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न है और जो मेरीटाइम ट्रेड है उसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हम सबको पता है कि इंडिया किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, लाइक राइट्स, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सबको काफ़ी ज़्यादा इंडिया प्रमोट करता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब हमें पता ही है कि किस तरीके से एक ऐसा देश है इंडिया जहाँ पे लॉज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लॉज को दी जाती है। यानी कि कोई भी रूल जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जाता, बल्कि लॉज के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, कि भैया इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और अपनी एयरफोर्स और जो नेवी है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कर रहा है। अल्टीमेटली आप देखोगे कि इससे इंडिया की जो भी नेशनल सिक्योरिटी है और जो रीजनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। इसके अलावा एक्टिव डिप्लोमेसी, कि भैया इंडिया जो है ना वो कई सारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स ले रहा है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जिसके थ्रू वो कई सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर क्या करता है, डायलॉग्स करता है, बातचीत करता है, नेगोशिएशन करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर देखोगे कि पार्टनरशिप्स के माध्यम से जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं उनमें इंडिया शामिल होता है और कई सारे डिसीजन जो है वो लेने में इंडिया की भागीदारी रहती है। जैसे इंडिया कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ब्रिक्स, क्वाड, G20 और यूनाइटेड नेशन जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है और कई सारी कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशंस के थ्रू जो है वो डायलॉग डिस्कशन के माध्यम से जो अपने रिलेशंस हैं वो बाकी कंट्रीज़ के साथ उनको मैनेज करता है। सो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। देखो इंडिया जो है ना उसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया जो ग्लोबल साउथ है ना उसकी एक आवाज़ के रूप में भी काम करता है। ग्लोबल साउथ जनरली ऐसी कंट्रीज़ को कहा जाता है जिनमें मेनली आती हैं एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो इंडिया का ये मानना है कि भैया ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना उनको ग्लोबल सिस्टम के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उन्हें मिल पाता और नहीं उनकी आवाज़ भी उनकी नहीं सुनी जाती है। यही रीज़न है कि इंडिया ये इंश्योर करता है कि जो ग्लोबल साउथ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट जस्टिस और फूड सिक्योरिटी जैसे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस करती हैं, तो उनको ये इंडिया ग्लोबल लेवल पर उनको रेज़ करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इसके बाद आता है रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। बेसिकली इंडिया जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी ग्लोबल गवर्नेंस है उसके अंदर रिफॉर्म हो और इस तरीके से ये वर्ल्ड गवर्नेंस को मेंटेन किया जाए जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी फुल रिप्रेजेंटेशन मिले। अब इंडिया बेसिकली समझने वाली बात है कि काफ़ी सारी तरीके से ये कह रहा है, जैसे यूएनएससी के अंदर जो है वो जो भी मेंबर्स के एक्सपेंशन की बात कर रहा है। इसी तरीके से इंडिया कहता है कि भैया जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए। पहले तो हम ग्लोबल गवर्नेंस समझ लेते हैं क्या होता है। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब होता है कि इतने सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू वर्ल्ड अफेयर्स को मैनेज करना। अब इंडिया कहता है कि आप देखोगे इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें यूएन आ गया जैसे, तो यूएन के अंदर भी आप देखोगे कि हर कंट्री को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। आप देखोगे जिन कंट्रीज़ को वीटो मिला हुआ है, यानी जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के अंदर, वो किस टाइप की कंट्रीज़ हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। इवन इंडिया भी ये चाहता है कि उसे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, बट अभी तक वो मिली नहीं है। तो इंडिया ये कह रहा है कि भैया ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी ग्लोबल गवर्नेंस को मैनेज करते हैं, वो वास्तव में इंटरनेशनल क्या हो गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को तब कहा जाना चाहिए ना जब वो सभी कंट्रीज़ को लेकर चलता हो। लेकिन वास्तव में रियलिटी ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और उनके इश्यूज़ को किसी भी तरीके से एड्रेस नहीं करता, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। और मेजरली आप देखोगे वही कंट्रीज़ पावर में हैं, वही कंट्रीज़ को सारी चीज़ें मिल रही हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आती हैं, ठीक है? जो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, उनको तो सारी चीज़ें मिल रही हैं और ग्लोबल साउथ को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनमें आती हैं, उनको वो रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से नहीं दिया जा रहा। तो उनका भी जो रोल है, वो बढ़े वर्ल्ड गवर्नेंस के अंदर। और यही रीज़न है कि इंडिया जो है वो क्या है, परमानेंट सीट जो है वो यूएनएससी के अंदर चाहता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक
एंड सिक्योरिटी रोल। तो देखो इंडिया बेसिकली देखा जाए तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। अब यहाँ पे क्या काम है इंडिया का, तो इंडिया बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और जो सी लेन्स हैं उनके प्रोटेक्शन का काम करता है। और यही रीज़न है कि इंडिया ने कई सारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी पार्टिसिपेट किया है, लाइक क्वाड, IOR इनिशिएटिव हो गया, और कई सारे सिक्योरिटी डायलॉग्स में इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और बाकी क्वाड के बारे में तो हमने पढ़ा ही था लास्ट क्लास में कि किस तरीके से जो क्वाड है वो उसमें 4 कंट्री जो है वो शामिल हैं, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इकोनॉमिक रोल इन इंटरनेशनल सिस्टम की भी है। जो इंडिया है उसके इंटरनेशनल सिस्टम में आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकली क्या उसकी भूमिका है, क्या उसका रोल है। तो आप देखोगे कि इंडिया जो है ना एक ऐसी इकोनॉमीज़ में से एक है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। और बेसिकली इंडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्लोबल ट्रेड, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। अब इंडिया की जो है वो की स्ट्रेंथ क्या है इंडिया की इकोनॉमी की, तो आप देखोगे कि कंज्यूमर मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो भी ग्रो कर रहा है। और इंडिया में बेसिकली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक्सिस्ट करता है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जब एक कंट्री के अंदर आप देखोगे कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है तो उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यानी इंडिया के अंदर आप देखोगे कि ह्यूज यूथ पॉपुलेशन एक्सिस्ट करती है और अगर उसका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, इकोनॉमी को आगे ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप देखोगे कि इंडिया समय के साथ साथ कई सारी ग्लोबल जो क्लाइमेट डिप्लोमेसीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है इंडिया और उनमें डायलॉग्स डिप्लोमेसी के माध्यम से इंडिया कई सारी कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन करता है और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बात की जाती है और डिसीजंस लिए जाते हैं। इंडिया बेसिकली क्या करता है, रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको प्रमोट करता है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। जैसे कि कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसके जो कमिटमेंट्स हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट्स, ये दिखाते हैं कि इंडिया की जो लीडरशिप है ना वो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों के बैलेंस पर बेस्ड है। इस तरीके से यहाँ पे एक मिनट एक टर्म यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। हाँ, तो सबसे पहले एक जो टर्म मुझे आपको बताना था यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस को लेकर था। क्लाइमेट जस्टिस होता क्या है? इंडिया जो है ना वो हमेशा क्लाइमेट जस्टिस को सपोर्ट करता है। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है कि देखो जिन कंट्रीज़ का पूरे क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था, इंडिया मानता है कि उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी वही सबसे ज़्यादा जो है वो काम करें। जैसे जो भी ग्लोबल नॉर्थ है उन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान उन्होंने पहुँचाया। तो इंडिया ये मानता है कि भैया जो ग्लोबल नॉर्थ का पार्टिसिपेट का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो एनवायरनमेंट को खराब करने में सबसे ज़्यादा था। तो उनकी तरफ से भी एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज का यूज़ करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट में रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से कर रहे हो कि आप फ्यूचर की नीड्स को ध्यान ही नहीं रख रहे हो कि आज सब कुछ कंज्यूम कर लिया तो फ्यूचर में जब आपकी जनरेशन आएंगी आगे तो उनके पास कुछ बचेगी ना। ठीक है, तो ऑल ओवर मतलब यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि रिसोर्सेज का यूज़ सोच समझ के किया जाए। आप आज रिसोर्सेज का यूज़ करो लेकिन अपनी फ्यूचर में अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको प्रोटेक्ट करके रखो सो दैट उनको भी वो मिल सके सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है इंडियाज डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एंड मल्टी अलाइनमेंट। तो ये हम पूरे आप देखोगे कि जितना भी आपका ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी रहा है ना वो पूरे के पूरे पेपर के अंदर हमने यही पढ़ा कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग बनाने की पूरी कोशिश करता है और मल्टी अलाइनमेंट को जो है वो प्रमोट कर रहा है। और जिसको पढ़ते ही चीज़ समझ आ गई, मेरे ये हेडिंग जैसे मैंने पढ़ी और आपको समझ आ गया कि इंडिया कैसे डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की बात करता है, तो मतलब आपने काफ़ी अच्छे से अभी तक पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की बात करता है, मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है। बेसिकली डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का मतलब ये है कि इंडिया किसी पर्टिकुलर एक देश से या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इंडिया सबके साथ अपने रिश्ते रखता है, चाहे US हो, EU हो, रशिया, जापान, आशियान या मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो या कोई भी कंट्री हो, किसी के भी साथ इंडिया पर्टिकुलरली किसी एक ब्लॉक को या किसी कंट्री को नहीं चुनता, बल्कि इंडिया सबके साथ अपने जो रिलेशन होते हैं ना उनमें बैलेंस को मेंटेन रखता है। और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इंडिया बेसिकली एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन जो है वो लेने की कैपेबिलिटी को रखता है कि हम अपने जो भी डिसीजन होंगे, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे वो इंडिपेंडेंट होगी। हमें किसी दूसरी कंट्री से ये पूछने की कोई नीड नहीं है कि हमारे इंटरनल मैटर में हमें क्या करना चाहिए। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे कि हमें किस कंट्री के साथ किस तरीके के रिलेशंस को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेसिंग इंडिया।
तो फर्स्ट है रीजनल सिक्योरिटी टेंशन्स। तो देखो आप सबको पता है कि इंडिया के सामने बहुत सारी अच्छी चीज़ें, इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, लेकिन कई सारे चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी टेंशन। आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बनता है। दूसरा आता है जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। आप देखोगे इंडिया की जो जोग्राफिकल जो पोजीशन है वो इस तरीके की है कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कई बार ये थ्रेट बन जाता है। और यही रीज़न है कि कई सारी जियो पॉलिटिकल राइवलरीज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं। स्पेशली आप देखोगे कि जो मेजर पावर्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन जो है वो चलता रहता है। इनकम इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इंडिया बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन तब भी आप देखोगे बहुत सारी कमियां हैं, पॉवर्टी भी है, इनइक्वलिटी है, डेवलपमेंट गैप्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये इंटरनल चैलेंजेस हैं जो इंडिया की ग्रोथ में कहीं ना कहीं क्या बनते हैं, रुकावट डालते हैं। इसके अलावा एनर्जी एंड रिसोर्स कंसर्न्स, आया भले ही कितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर ले, लेकिन अभी भी इंडिया का जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो दूसरे देशों पर है। और यही रीज़न है कि इंडिया का जो एनर्जी इम्पोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि अभी भी बेसिकली इंडिया अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए क्या है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ग्लोबल पावर कंपटीशन आप देखोगे कि अल्टीमेटली जो राइजिंग पावर्स होती हैं और जो मेजर पावर्स हैं उनके बीच इस पूरे ग्लोबल सिस्टम में, इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक कॉम्पिटिशन जो है वो चलता रहता है, जो अल्टीमेटली इंडिया की ग्लोबल स्टेबिलिटी और उसके इन्फ्लुएंस को प्रभावित करती है, यानी उसको अफेक्ट करती है। ऑल इन ऑल समझें तो हमें इंडिया का इस पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहा है। और इंडिया एक सिग्निफिकेंट पावर के रूप में जो है वो सामने आ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, क्लाइमेट लीडरशिप और ग्लोबल साउथ के जो हित हैं या उनके जो इंटरेस्ट है उनको इंडिया क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके थ्रू इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है ना। इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी भी कई सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं जिन पर काम करना, जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इंडिया फ्यूचर के अंदर इस पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपनी सिग्निफिकेंस को और ज़्यादा बढ़ा सके। डिप्लोमेसी का मतलब होता है किसी कंट्री की एक ऐसी पावर या एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरी कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए अपने कल्चर, वैल्यूज और ट्रेडिशन, आइडियाज और पीसफुल कोऑपरेशन का जो यूज है ना वो करती है, इंस्टेड ऑफ मिलिट्री और इकोनॉमिक। सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट है ना वो बेसिकली जोसेफ नायडू जैसे आप देखोगे कि इंडिया हिस्टोरिकली जो है वो पीस, को एग्जिस्टेंस, कल्चरल एक्सचेंज जैसे कई सारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाले जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो कंपोनेंट है वो कोई नया नहीं है, बल्कि हमेशा से रहा है। इंडिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कल्चरल डाइवर्सिटी, ग्लोबल कल्चरल जो सिस्टम है, ग्लोबल कल्चरल इन्फ्लुएंस है कि इंडिया को एज अ सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया की पावर को इंक्रीज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मीनिंग क्या है सॉफ्ट डिप्लोमेसी का? सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि जब भी कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए नॉन मिलिट्री और नॉन कोएसिव मेथड्स का यूज करता है दूसरी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को बनाने के लिए। जनरली आप देखोगे कि कंट्रीज क्या करती हैं कि हार्ड पावर का यूज करती हैं। हार्ड पावर सॉफ्ट पावर में डिफरेंस आपको पता ही होगा। हार्ड पावर यानी मिलिट्री मेथड का यूज करते हैं, है ना। ये कोएशन का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है, कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशन, ये सब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रहा है और अभी भी है। आप देखोगे कि किस तरीके से इंडिया अपने कल्चर, सिनेमा, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू ये जो सॉफ्ट पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और देखोगे इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है वो क्या है, इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जैसे इंडिया के क्लासिकल डांस, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, फेस्टिवल, जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड क्या है, फैले हुए हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। और इससे क्या होता है, इंडिया की जो इमेज है वो ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। आप देखोगे कि होली भी ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं मनाए जाते, बल्कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। योगा और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, आप देखिए योगा जो है अभी ग्लोबल सिंबल बन चुका है इंडिया की सॉफ्ट पावर का। इंडिया से 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे के रूप में क्या करते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जो योग है, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, ये सब इंडिया के इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड लेवल पर इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में आप देखते हैं इंडिया की जो सिनेमा है, बॉलीवुड है, वो भी इंडियन कल्चर को इंटरनेशनली स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और इंडिया की जो सेलिब्रिटीज़ हैं सिर्फ इंडिया में लोग नहीं देखते, बल्कि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर देखा जाता है वहाँ पे, तो उनको पसंद किया जाता है। इसके अलावा इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, आपको पता है कि इंडिया इस तरीके से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया का जो सेकुलरिज्म का आइडिया है, ठीक है, फ्रीडम, टॉलरेशन,
इसके अलावा प्लूरलिज्म, ये सब क्या है, इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन को इंक्रीज करता है। ग्लोबल क्या है, ये भी इंडिया की सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। रोल ऑफ इंडिया वेरी इन असिस्टेंस आगे क्योंकि इंडिया जो है वो रेगुलरली जो भी डिजास्टर रिलीफ है वो प्रोवाइड करता है, मेडिकल असिस्टेंस और डेवलपमेंटल सपोर्ट जो है वो वहाँ सभी कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। जैसे जो इंडिया कि भैया कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं जो इंडिया की इमेज को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कई सारे डोमेस्टिक सोशल टेंशन भी हैं और नेगेटिव परसेप्शन हैं जो इंडिया को लेकर हैं और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को कमजोर करते हैं। इसके अलावा पे आऊँ तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इंडिया अपने कल्चर, योगा, डेमोक्रेसी, सिनेमा, डांसपुरा, एजुकेशन और ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका को बना रहा है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यूज को शो करते हैं कि कैसे इंडिया पीस, कोऑपरेशन, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसकी बात करता है। जैसे इंडिया का वसुधैव कुटुंबकम का जवाब दिया है। ये यहाँ इसी के साथ हमने सक्सेसफुली पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लिया और आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके यहाँ की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।